एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड -11 यानी -11 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था भाई, हाई लौलान यहाँ पे रिटर्न हो चुकी थी, वो तो वापस आ चुकी है और सीधा भाई एकदम फेंगयुआन के ऊपर तो खुंदस निकाले। एकदम मूड खराब है फेंगयुआन को देख देख कर, उसका दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि उसके सामने जान बूडू है, लेकिन उसको ऐसे ही लगता है कि वो फेंगयुआन है। मतलब ऑफ कोर्स उससे कनेक्टेड है, क्लोन है, जो भी है मैटर। अब वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया था। अब उसे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना था, लेकिन भाई उसके रास्ते में उससे वहाँ तक पहुँचने से पहले यहाँ पे उसका किसका सामना करना पड़ेगा? क्योंकि इस पूरे के पूरे फ्लोर के ऊपर सबसे आगे ज़ान बुडू, सेकंड नंबर पर यहाँ पे फेंग जीजे, थर्ड नंबर पर यहाँ पे यिंग वुईशी यानी यिंग वांगशन वो था। अब देखते हैं वो कैसे पार करेगी, क्योंकि भाई सिर्फ ये पर्सन ही नहीं है, ज़ान बूडू के पीछे बैकबोन सपोर्ट है अपने फेंगयुआन का, और यहाँ पे फेंग जीजे के पीछे सपोर्ट है स्टार कंस्टेलेशन का, और यिंग वांगशन यानी यिंग वुईशी के पीछे सपोर्ट है स्पेक्ट्रल सोल का। तो अब यहाँ पे कैसे अपनी हाई लॉलन इन सबको एकदम पार करके ज़ान बूडू तक पहुँचेगी? क्योंकि वेनरेबल भी अपने पीसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जायंटसन यहाँ पे हाई लॉलन को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पीसेस ही नहीं बचे। स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। हाई लौलान को आखिर समझ आ गया कि उसे असल में हाई लौलान क्या बनाता है। उसका ड्राइव, उसका एम्बिशन, उसकी पावर की भूख, उसका लव, उसका अफेक्शन और रिकॉग्नाइजेशन और डिज़ायर, और सबसे बढ़कर फ्रीडम। यही चीज़ें किसी इंसान को इंसान बनाती हैं। सिर्फ सेम मेमोरी, सेम बॉडी या सेम सोल नहीं, असली बात होती है सेम एम्बिशन और सेम डिज़ायर। जैसे यंग वांगशुन को भी देख लो। अब उसके पास स्पेक्टर सोल का ना सेम बॉडी था, ना सेम मेमोरी थी, ना सेम सोल थी, ना सेम ड्राइव थी। फिर भी वो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रही थी जैसे वो अब स्पेक्टर सोल का ही हिस्सा हो। अब तक तो ठीक था, जब तक फेंग जीजे ने उसकी आँखें नहीं खोल दी थी, क्योंकि अब यिंग वांगशिन के अंदर भी ऐसा कुछ जागने लग गया कि अरे! मैं क्या हूँ? ऐसे टाइप का। यिंग वांगशिन यानी यिंग विशी सोच रही थी, ये भी फीमेल बॉडी में तो सोच रही थी। यिंग वांगशिन कहती है, मैं किस लिए ज़िंदा हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैं अब भी मेन बॉडी की स्प्लिट सोल हूँ? आंसर आया नहीं। मैं रीइन्कार्नेशन हो चुका है, मतलब मेरा। क्या मेन बॉडी का एहसान मुझ पर है? शायद, लेकिन कितना? क्या पूरी ज़िंदगी उसकी नौकर बनकर रहना ज़रूरी है? ये सब सोचते हुए धीरे-धीरे वो स्टेयर्स चढ़ रही थी। हाई लौला ने देखा कि सबसे पीछे यिंग वांगशिन है। उसने पहला टारगेट उसे ही बनाया। जैसे ही उसने पहला स्टेप लिया, भयंकर प्रेशर उसके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसी वक़्त एफर्ट भी एक्टिवेट हो गया और एक इनविजिबल बैरियर उसके आस-पास बन गया और प्रेशर काफ़ी हल्का हो गया। ये भी रेकलेस सैवेज का अरेंजमेंट था। शुरू में हाई लॉलन जितनी मेहनत की थी, अब उसका उस रिवॉर्ड मिल रहा था उसका। हाई लॉलन यहाँ पे मुस्कुराई और कहा, सच में इंसान की मेहनत दूसरों को दिखाई नहीं देती। वो तेजी से ऊपर बढ़ने लग गई। यंग वांगशिन अब भी सोच में डूबी हुई थी। हाई लॉलन करीबन यहाँ पे 10 स्टेप चढ़ गई थी। बाकी लोग सिर्फ 1 चढ़ रहे थे, हाई लॉलन एक साथ 10, फिर लोग 1 और बंदी 10। अब हाई लॉलन यंग वांगशिन के बीच सिर्फ एक ही स्टेप का फ़र्क था। हाई लॉलन ने सुप्रीम किंग टोटेम एक्टिवेट करा। उसके टैटू ब्लड रेड लाइट से चमकने लग गए। एक बीस्ट आर्मर का पैंथम उसके पास देखा और फिर पैंथम रियलिटी बन गया। आर्मर सच में उसकी बॉडी पर आ गया। उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। यंग वांगशन ने एकदम भाई कम्युनेशन महसूस किया कि अरे ये कैसी हलचल है। वो मुड़कर देखने लग गई। यंग वांगशन कहते हैं, हाई लॉलन तुम अब भी जिंदा हो। यंग वांगशन ने सोल एनर्जी का एक भाई गोला उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन हाई लॉलन ने डॉज ही नहीं करा। उसने सीधा हाथ बढ़ाया और अटैक को पकड़कर मिटा दिया। एकदम होता है ना, मुट्ठी में हाथ पकड़ के एकदम दबा के खत्म कर देना। यिंग वांगशिन की आईब्रोस एकदम से उड़ गई। यिंग वांगशिन कहती है, ओह लगता है रेकलेस ने तुम्हें अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे सीरियस होना पड़ेगा। उसने गर्दन और उंगलियां क्रैक की और हाई लॉन ने भी वही किया। हाई लॉन कहती है, लेकिन पहले पहले मैं तुम्हें एक फ्री अटैक दिया था, तो जो तुम्हारी बारी थी वो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी तो गई। यंग वांगशिन हँसने वाली थी, लेकिन अब तक एक मुक्का उसके चेहरे के पास पहुँच चुका था। उसने हाथों से पंच को रोका। यंग वांगशिन कहती है, बस इतना ही? उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाई लॉन का लेफ्ट पंच उसके पेट में घुस गया। बूम! यंग वांगशिन हवा में उड़ गई और कई सौ मीटर दूर जाके गिरी और धूल एकदम उड़ गई। जब धूल हटी तो उसकी बॉडी के आसपास ब्लू सोल ऑरा एकदम चमक रही थी, हाई लॉलन की तरह। उसने भी अपनी बॉडी को सोल पाथ के दागमार्क से कवर कर लिया था। हाई लॉरेंस सीधा एकदम धूल के अंदर से निकली और दोबारा अटैक कर दिया। यिंग वांगशिन ने भी कोल्ड नजर से देखा और कहा, ब्रूट ब्रूट फोर्स, इमॉर्टल किलर मूव, सोल चेन्स। और भाई ब्लू चेन्स उसकी बॉडी से निकली और हाई लॉन को बांधने एकदम दौड़ी। इमॉर्टल किलर मूव, सॉरी इमॉर्टल टोटम सेकंड फॉर्म, बियाओ फ्लाइट। और भाई हाई लॉन के पीछे पंख निकले, वो आसमान में उड़ गई और चेन्स को डॉज कर दिया। यिंग वांगशिन ने अपने आईब्रोज को सिकोड़ा और कहा,
चीप ट्रिक्स। उसने अपनी ब्लू सोल ऑरा को एक टुकड़ा तोड़ दिया और हवा में उड़ा दिया। इमॉर्टल किलर मूव, सोल बीस्ट क्रिएशन, और तुरंत ही करीबन 10 इमोरल फ्लाइंग सोल बीस्ट यहाँ पे बदल गए। वो सब हाईलॉन के पीछे दौड़ पड़े, सिर्फ उड़ ही नहीं रहे थे, यंग वांगशिन उन्हें परफेक्टली कंट्रोल कर रही थी। ये सोल पाथ का इंस्लेमेंट पाथ वर्जन था, क्योंकि वो उसकी खुद की सोल से बने थे। एक थॉट से कंट्रोल हो जाते थे, लेकिन 10 अलग नज़रिए संभालना बहुत मुश्किल था। यंग वांगशन कहती है बाद में विजडम पाथ भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 10 बंदे नहीं संभाले जा रहे। एरियल बैटल शुरू हो गई। करीबन 10 सोल बीस्ट परफेक्ट टीम वर्क से अटैक कर रहे थे और हाई लॉन को यंग वांगशन पर पहुंचने नहीं दे रहे थे। हाई लॉन यहाँ पे चढ़कर कहा, टच, कितनी अनोइंग है ये चीज़ें। वो अभी भी नए विंग्स कंट्रोल करना सीख रही थी, और ये सिर्फ अभी 2 ही विंग्स थे, अभी 4 और बाकी थे। नीचे सब लोग उसकी ये जो फाइट थी वो देख रहे थे, खासकर स्पेक्टर सोल। उसका मतलब देख रहे थे कि उसका जो रूक था वो भी रेडी था। यहाँ पे स्पेक्टर सोल भी अपना रूक लेके रेडी था, यानी चेस पीस का प्यादा लेके रेडी था कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये प्यादा यूज़ कर लेगा। कभी कभी मूव कर सकता था, बस एक इंसान फाइट नहीं देख रहा था, जान बूडू। वो सिर्फ यहाँ पे चढ़ रहा था पूरे इंस्टिंक्ट से। जान बूडू कहता है मुझे मुझे आगे आगे, इटर्निटी के लिए, इटर्निटी के लिए। भाई उसके मन में बस यही शब्द दोहरा रहा था वो, और वो आगे बढ़ रहा था। हाई लॉलन धीरे धीरे फ्लाइंग सीख रही थी। हाई लॉलन कहती है लगता है मुझे समझ आ रहा है, चलो और ज़्यादा बढ़ते हैं। टोटम इमॉर्टल टोटम सेकंड फॉर्म बी आउट 2, और दूसरा पेयर ऑफ विंग्स भी निकल गया, यानी अब टोटल 4 विंग्स हो गए। उसकी स्पीड डबल हो गई, लेकिन कंट्रोल और मुश्किल हो गया। कभी ऊपर वाले विंग्स राइट मुड़ते, कभी नीचे वाले लेफ्ट मुड़ जाते, और हाईलॉन हवा में घूमने लगते। ये देखकर एनिमीज भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन अटैक्स लगातार आते रहे। हाईलॉन कहती है ऐसे नहीं चलेगा, टोटम की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। वो हवा में रुक गई और 10 सोल बीस्ट ने उसे घेर लिया। यंग वांगशिन आंखें एकदम सिकुड़ के देख रही थी। यंग वांगशिन कहती है क्या करने वाली हो हाईलॉन? फायर। सोल बीस्ट ने सोल ब्रेथ यहाँ पे चार्ज करके फायर कर दिया, और तब हाईलॉन ने भी मूव करा। इमॉर्टल टोटम सेकंड फॉर्म बियाओ 3, और अब भाई अब फाइनली अब ये जो एक और पेयर निकल गया, यानी अब यहाँ पे 6 पंख हो चुके हैं बंदी के। अब सभी 6 विंग्स एक साथ फ्लैप हुए और वो एकदम मिसाइल की स्पीड से एकदम आगे बढ़ी। टारगेट यंग वांगशिन। यंग वांगशिन भी शॉक में आ गई, स्पीड उसके थॉट से भी ज़्यादा थी। सोल बीस्ट ने बचने की कोशिश करी, लेकिन देर हो चुकी थी। मोमेंटम के साथ हाई लेवल का हाथ सीधा यंग वांगशिन के पेट में घुस गया और फुश आवाज़ आई। यंग वांगशिन ने खून थूक दिया और हुफ एकदम भाई खांसने लग गई और मुंह से खून निकलने लग गया। यंग वांगशिन कहती है तुम्हें सर टारगेट करना चाहिए था, यानी तुम्हें मेरे सर के ऊपर वार करना चाहिए था, पेट के ऊपर नहीं। एकदम थैनोस वाली लाइन नहीं लग रही है, जब थैनोस मतलब वो क्या कहता है अपना थॉर आ जाता है और सीधा एकदम सीने में घुसा देता है उसका अटैक, और फिर वो थैनोस उसको कहता है कि तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था, और जब वो लाइन बोलता है फिर अपनी चुटकी आ जाता है और सब खत्म। वही सीन यहाँ पे लग रहा है। उसी पल सोल पाथ का एक और बड़ा खतरनाक भाई समुंदर सा एकदम आसमान में एकदम टूट पड़ा। स्पेक्टर सोल ने शायद एक्शन ले लिया था, उसने अपना रूक वाला चेस्ट पैदा यूज कर लिया था, और उसने अपना रूक, अच्छा उसने अपना रूक और क्वीन दोनों एक साथ यूज कर दिया, यानी रैंक 9 मूव और साथ में रूक पता नहीं शायद रैंक 8 का मूव है, दोनों यूज कर दिए। और यहाँ पे सोल दाउमा किंग वांगशिन को हिल करने लग गया और सुप्रीम किंग टोटम को एकदम घिसना मतलब एकदम घिसा डाल दिया एकदम, मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ओवर पावर कर दिया था भाई रूक ने और क्वीन ने। यंग वांगशन ने मौका पकड़ा, उसने हाईलॉन को धक्का दिया और दूसरा सोल चेन एक्टिवेट कर दिया। अब चेन और भी पावरफुल थी, हाईलॉन को भाई एक तोड़ती तो दूसरी आ जाती चेन से। हाईलॉन कहते डैम इट, ऐसे चला तो जान बूडू के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। लेकिन एक बात यंग वांगशन नहीं जानते थे, सुप्रीम किंग टोटम में रेकलेस का ट्रांसफॉर्मेशन पास सीक्रेट था। जिस टाइप का अटैक लगता टोटम अपने दावमा को उसी टाइप पे अडेप्ट कर लेता, डैमेज बहुत कम हो जाता। यंग वांगशन को लगा सब कंट्रोल में है, वो मुस्कुराई। यंग वांगशन कहती है हाई लोलान, तुम बहुत ही एरोगेंट थी, पहले अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करना सीखना चाहिए था तुम्हें। अब मरने वाली हो तुम दोबारा से। अब शायद बाद में तुम्हारी बॉडी को मैं पहले ना अच्छे से तोड़ दूंगी और फिर उसके सोल को ना वेसल बना दूंगी, ताकि बार बार जिंदा होने का ड्रामा तुम्हारा बंद हो जाए। तुम अच्छी खासी बॉडीगार्ड बन जाओगी वैसे तो। लेकिन उसी वक्त हाई लॉन के दोनों हाथ अचानक से यहाँ पे आगे बढ़े और यंग वांगशिन का गर्दन पकड़ लिया। ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी कि गर्दन टूटने वाली सी लग रही थी। यंग वांगशिन पीछे धक्का देने लग गई और एकदम खांसने लग गई। वो कहती है कैसे, तुम अभी तक इस चेन से कैसे बच रही हो? ये चेन असर क्यों नहीं कर रही है? पहली बार उसकी आवाज़ में पैनिक था, पहली बार वो मौत का डर महसूस कर रही थी। पहले वो स्प्लिट सोल थी, डेथ मैटर नहीं करती थी, मेन बॉडी के लिए मर सकते थे, लेकिन अब उसकी अपनी एक लाइफ थी, अपना एग्जिस्टेंस था। अब वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी अपने लिए। यहाँ पे सोल टरंट यूज मतलब सोल टरंट ही उसे जिंदा रखा हुआ था, लेकिन हाईलॉन की ग्रिप भाई कम नहीं हुई। यंग वांगशी ने अपने दांतों को एकदम कस लिया और कहा मैं ये यूज नहीं करना चाहती थी। वो डेस्परेट हो गई और अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर दिया, इमॉर्टल किलर मूव, यिन टू यांग। और भाई तुरंत ही अब तुरंत ये जो ट्रम्प कार्ड है समझो, यिन है वो अभी यिन बॉडी में है, और जैसे अगर वो यांग बॉडी में गई तो ये
ये वो नहीं रहेगी कि 6 फुट की इंसान है, ये 6 फुट की लड़की है, नहीं, ये बन जाएगी पता नहीं कितने मीटर टॉल, ये बन जाएगी एटमॉस्फेयर को छूने वाला वो बड़ा मॉन्स्टर शायद, क्योंकि यांग बॉडी वही होती है ना। तुरंत ही सोल टैलेंट उसकी बॉडी में खींचने लग गया, यांग पाथ में कन्वर्ट हो गया, उसकी बॉडी बदलने लग गई, 2 मीटर लंबा, स्किन यहाँ पे रफ होने लग गई, पतला शरीर एकदम मसल से भर गया, और फिर और यिंग वांगशेन एक आदमी बन गई, और उसकी बॉडी में यांग पाथ फ्लो कर रहा था, यांग पाथ सिंबल ऑफ पावर का सिंबल था, ये लाइट, फायर, स्ट्रेंथ सब उसमें एकदम शामिल थे। यिन का अपोजिट था, क्योंकि यिन के अंदर सोल, डेथ और आइस होती है, और ह्यूमन पाथ सब यिन के नेचर के लिए थे, क्योंकि इंसान हमेशा दूसरों से लेता है, अर्थ से, हेवन से या दूसरे ह्यूमन से, उसकी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, और यिन का सबसे बड़ा ट्रेट था, मतलब जो पहले थी वो ह्यूमन पाथ भी उसके अंदर मिक्स होता है यिन के अंदर, लेकिन अभी वो यांग में है, ठीक है? अब अभी वो यांग के अंदर है। अब यिंग वांगशेन एक जायंट मस्कुलर आदमी बन चुका था वैसे तो, क्योंकि लौंडा हो गया ना अभी, चुका था। उसने गर्दन घुमाई, क्रैक आवाज़ आई, उसने दोनों मुट्ठियाँ घुमाई, एकदम बूम आवाज़ आई, वो कहती है अब आजा राउंड 2 के लिए, हाई लॉरेन चला जा, और बूम एक और मारा खींच के। उसने तुरंत ही पंच पे पंच बरसा दिया, हाई लॉरेन ने भी पंच मारा, दोनों की मुट्ठियाँ आपस में टकराई और भाई कबूम आवाज़ आई। शॉक वेव पूरे पाथ ऑफ एक्सेशन और पाथ ऑफ डिसेक्शन में फैल गई, इतनी खतरनाक फाइट। बड़ी खतरनाक फाइट चल रही थी। दोनों एक साथ एकदम एक दूसरे को हक कर देते हैं। उनकी मुट्ठियों की टकरार से जो निकली शॉक वेव थी, दोनों को एकदम भाई मतलब दोनों एकदम पीछे हो गए थे और दोनों फाइट में घुसे हुए थे। यिंग वांगशी ने पहला मूव किया, उसके पास टाइम कम था। जो यांग बॉडी उसने बनाई थी, वो उसके यिन बॉडी के दाव मार्क्स को तेज़ी से कंज़्यूम कर रही थी। अब जो उसकी यिन बॉडी थी, वो एक फ्यूल की तरह काम कर रही थी। यिंग वांगशिन कहते हैं कि मेरे पास लगभग 30 मिनट का फ्यूल बचा है। उससे पहले मुझे फाइट खत्म करनी होगी। दांव खत्म होने के बाद क्या होगा, सोचना भी नहीं चाहती थी वो। असल में अगर वो मर भी जाता, यानी क्योंकि अब तो वो लौंडा है, तो ऑफ कोर्स वो मर भी जाता तो स्पेक्टर सोल उसे रिवाइव कर सकता था। लेकिन उस फ्रीडम का टेस्ट जो उसने महसूस किया था, वो हमेशा के लिए खो जाता। इमॉर्टल किलर मूव, ऑल कंज्यूमिंग फायर, एक छोटा सा घोंसली फ्लेम बॉल उसके हाथ से निकला, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और तेज भी होने लग गया। ये मूव सिर्फ फायर पाथ नहीं था, इसमें सोल पाथ और फूड पाथ भी था। यंग वांगशन के पास अब स्पेक्टर सोल के अटेंडमेंट्स नहीं थे, लेकिन स्पेक्टर सोल ने उसे बहुत सारे मेथड्स दिए थे, और हेवेंस विल की हेल्प से वो कम से कम मास्टर अटेंडमेंट तक पहुंच गया था। और ऑल कंज्यूमिंग फायर का असली खतरा उसकी ग्रोथ थी। वो दावमा खा सकता था, एनिमी के अटैक्स को खा सकता था, और सबसे खतरनाक बात, वो सीधा गुई मॉडल के सोल को खा जाता था, फिर अगले टारगेट पर चला जाता था और स्ट्रांग हो जाता था। स्पेक्टर सोल का मानना था कि अगर उसे काफ़ी सोल्स खा लिए, मतलब उसने ये जो अटैक है इमॉर्टल किलर मूव, अगर इसने बहुत सारे लोगों को खा लिया, तो वो अटैक अपने आप में ही एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेगा, उस वो ज़िंदा टाइप का हो जाएगा। फेंग युआन ने मूव देखकर सोचा, फेंग युआन कहता है लगता है स्पेक्टर सोल ने बीस्ट ऑफ डिवॉवर से काफ़ी इंसाइट ली है। लेकिन तभी उसकी मतलब उसकी कॉन्शियसनेस से फिर से भूख के नीचे एकदम दबने लग गई, और यहाँ पे फेंग युआन कहता है कि दोबारा से भूख आ रही है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हाई लॉरेन ने सीधा आगे बढ़कर फायर बॉल को मुक्का मार दिया, बूम आवाज आई, मुंह फट गया, सब शॉक हो गए। जॉनसन ने आंखें सिकोड़ ली। जॉनसन कहता ओह, उसके आर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन पाथ की प्रोफाउंडिटी भी है, या शायद ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का पीक ही है ये। रैंक 9 किलर मूव के बराबर इसकी पावर है इस आर्मर की। तो वो गलत नहीं था, सुप्रीम किंग टोटम रेकलेस की पूरी लाइफ की रिसर्च का रिजल्ट था, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए ग्रेट स्टंट थ्रू मार्शल फिजिक चाहिए थी। 1 मिलियन साल में सिर्फ एक इंसान सब कंडीशन पूरी कर सका, वो थी हाई लॉरेन। ये फेट गु के अरेंजमेंट नहीं था, ये उसकी अपनी लक थी, और जायंट सन और रेकलेस सैवेज की भी लक यहाँ पे मिक्स हुई है, क्योंकि दोनों ने उंगली करी है। यिंग वांगशन शॉक में थी, और उसे उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हाई लेवल ने करीबन अपने 6 के 6 विंग्स एक्टिवेट करे और मिसाइल की स्पीड से आगे निकली। कंट्रोल अभी भी वीक था, लेकिन उसे बस सीधा ही जाना था, तो ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इमॉर्टल टोटेम थर्ड फॉर्म यूज़ होता है क्लॉ, और उसके हाथ ब्याओ क्लॉ से बदल गए और सीधा यिंग वांगशन की गले की तरफ बढ़े। यिंग वांगशन सब देख सकते थे, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकती थी। हाई लेवल बहुत फास्ट थी। यिंग वांगशन के दिल में पहली बार अब डर जागा। यिंग वांगशन कहती है क्या ये एंड है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फ्रीडम के बारे में सोचा, वो फ्रीडम जो उसने अभी-अभी जस्ट महसूस करनी शुरू करी थी, और तभी उसने अपने प्राइमेसी में 2 गु नोटिस करे। वो रिफाइन हो रहे थे और लगभग कंप्लीट हो चुके थे। और याद रखना, स्पेक्ट्रल सोल ने ये गु नहीं दिए हैं जो अपने आप रिफाइन हो रहे हैं उसके अंदर। ये गु उस गाने की वजह से हुआ था जो फेंग जीजे ने गाना बजाया था, इसने सुना था, जिसकी वजह से इसको फ्रीडम महसूस हुई थी। इसको लगा था कि नहीं, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी जान है, मैं अपने लिए भी जी सकती हूँ। एकदम इंडिपेंडेंट फ़ील करना, एकदम इंडिपेंडेंट विमेन बन जाता, वैसा टाइप का इसका कुछ हो गया था। तो ऐसा टाइप का जब ये फ़ील कर रही थी, तो इसके अंदर ना 2 गु पनप रहे थे, पैदा हो रहे थे, बॉर्न हो रहे थे, रिफाइन हो रहे थे, कुछ भी कह लो। अब देखते हैं उसका क्या होगा। यिंग वांगशिन ने ऑरा को पहचान लिया। एक गु का नाम था फ्रीडम गु, दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी गु। यिंग वांगशिन ने धीरे से साँस छोड़ी और कहा,
तो तुम यहाँ थे, मैं बाहर फ्रीडम ढूँढ रही थी और तुम मेरे अंदर ही थे। लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बस एक छोटा-सा पुश चाहिए था। तब उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर यिंग वांगशुन को मिलाकर प्योर एनर्जी बना दूँ तो? सॉरी यिंग वांगशुन कह दिया सॉरी, यिन और यांग को मिलाकर, क्योंकि उसकी ये जो यिन बॉडी थी पहले वाली, अभी वो मेल बॉडी के अंदर है। जो उसकी इससे पहले फीमेल बॉडी थी यिन वाली, यिन वाली बॉडी अभी फ्यूल की तरह यूज़ हो रही है। 30 मिनट बचे थे उसके पास, लेकिन अब शायद उससे भी कम वक़्त बचा होगा। जो भी हो, उस फ्यूल को, जो बचा हुआ फ्यूल है उसको मिला दूँ और जो मेरे पास यांग वाली पावर अभी है, उन दोनों को मिला दूँ, एनर्जी बना दूँ तो रिफाइनमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। उसने अपने प्रेमिस में टाइम स्पीड करीबन यहाँ पे 100 इंटू 1 कर दिया। रियलिटी के 3 सेकंड, अंदर के 5 मिनट। यिंग वांगशुन कहती है मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, काम कर जाओ। उसने यांग टू यिन मूव का हाफ वर्जन एक्टिवेट करा, आधे दामक जला दिए और उसने प्योर एनर्जी क्रिएट कर दी। उसे पता नहीं था कि मतलब, लेकिन उसने रिफाइनमेंट पाथ की एक नई ब्रांच टच कर ली है। मतलब उसे खुद नहीं पता कि उसने यहाँ पे क्या करा है। बस उसे मतलब इतना तुम समझ जाओ और मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे उसने रिफाइनमेंट पाथ की एक नई ब्रांच टच कर ली है। प्योर रिफाइनमेंट है इसका नाम। अपने ही दामक जलाकर, अपना ही कुछ यूज़ कर एक प्योर एनर्जी को क्रिएट करना, इसे कहते हैं प्योर रिफाइनमेंट। उसी वक़्त फेंग युआन की आँखें एकदम बदल सी गईं। फेंग युआन कहता है किसी ने रिफाइनमेंट पाथ की नई डायरेक्शन डिस्कवर करी है। वो तुरंत ही अलर्ट हो गया। उसके पास पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम थी। मैरिड बीस फ्यूज़न हेवन, सविनर इमॉर्टल फेटिश गो की हंगर, वेनरेबल्स की फाइट और chaotic ट्रिब्यूलेशन। अब उस मतलब अब कोई उसके डोमेन में घुस रहा था। यहाँ पे फेंग युआन कहता है कौन है? कौन है जो रिफाइनमेंट पाथ के अंदर घुस रहा है? और एक बात याद रखना, फेंग युआन का अगर रिफाइनमेंट पाथ के अंदर कोई घुस जाता है और उससे आगे निकल जाता है, तो फेंग युआन का जो सुप्रीम ग्रैंड मास्टर है ना रिफाइनमेंट के अंदर, वो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड मास्टर में बदल जाएगा, यानी एक लेवल नीचे गिर जाएगा। और अगर वो एक लेवल नीचे गिर गया तो वो दाऊ लॉर्ड नहीं रहेगा। ये दिक्कत वाली बात है। तो फेंग युआन को समझना पड़ेगा इससे पहले कोई दिक्कत हो। उसने स्टीलिंग हेवीली सीक्रेट यूज़ करा खुद को और डैमेज पहुँचाते हुए, और जवाब मिला तो तुम हो। मतलब वो समझ गई, मतलब समझ गया अपना फेंग युआन कि ये कौन है। वो हाई लॉलन थी ऑफ कोर्स। उसने बोर्ड की तरफ देखा और यंग वांगशिन को मतलब मारना चाहता था। ऐसी इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर सोल तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। फेंग युआन कहता है मारना काफ़ी नहीं होगा इसको। इंस्पेक्टर सोल इसे रिवाइव ज़रूर कर देगा। मुझे इसे कैप्चर करना होगा। लेकिन फिर भूख और ज़्यादा उसके अंदर बढ़ गई। फेंग युआन कहता है क्या करें अब यहाँ पे, मतलब क्या ख़राब हो गया? उसने तुरंत ही सोचना बंद कर दिया और भूख को सप्रेस करने लग गया। कुछ देर बाद उसने अपने आप को सँभाल लिया। फेंग युआन कहता है मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अब उसने फाइट देखनी बंद कर दी और दोबारा ज़ान-बुडो पर फ़ोकस किया। बाकी वेनेबल को लगा फेंग युआन डेस्परेट हो रहा है। लेकिन असल में फेंग युआन हमेशा अपने गोल पर फ़ोकस रहता था। यिंग वांगशिन अपनी पूरी जान लगा रही थी। यिंग वांगशिन कहती है 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं। क्लॉक उसके दिमाग में चल रही थी। रियलिटी में हाई लॉलन के क्लॉस उसके गले के और करीब आ रहे थे। यहाँ पे टाइम स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है, इतनी स्लो हो चुकी है, तुम ये मानो कि कुछ सेकंड में उसके गले के ऊपर उसके क्लॉज़ आ जाएँगे और यहाँ पे क्या पता यिंग वांगशिन यहाँ पे मर जाए। हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो कुछ सेकंड हैं, जब तक उसका हाथ इसके गले तक आ रहा है, उसके बीच में अगर रिफाइन हो गया तो शायद कुछ हो सकता है। यिंग वांगशिन कहते हैं बस थोड़ा-सा और। फ्रीडम गूस शेप लेने लग गया। यिंग वांगशिन कहते हैं बस थोड़ा-सा और। तब उसने मौत की एक खतरनाक मतलब एक हवा को महसूस किया और यिंग वांगशिन कहते हैं बस इतना ही, और उसका सर बॉडी से अलग होने लग गया। लाइफ यहाँ पे फिसलने लग गई। आखिरी चीज़ जो उसने सुनी थी, हाई लॉलन बस इतना वर्ड कहती है कि उसके जो हाथ थे उसके गले तक आए, गले को चीर दिया और बस इतनी आवाज़ आई कि इस बार मैंने सर टारगेट किया है जैसा तुमने पिछली बार बोला था। लेकिन तभी जब उसका गला उसकी बॉडी से अलग हो ही रहा था, आसमान से एक खतरनाक ब्लू फायर पिलर नीचे गिरा। हाई लॉलन तुरंत ही पीछे हट गई। हाई लॉलन कहती है आखिर आखिर में तुमने मूव कर ही दिया स्पेक्ट्रल सोल। स्पेक्ट्रल सोल ने फाइनली एक्शन ले लिया था। ब्लू फायर ने यांग बॉडी को जला दिया। सब कुछ राख बन गया। बस प्राइमसी बच गया। फिर राख हिलने लग गई और दोबारा शेप लेने लग गई और कुछ ही पल में यिंग वांगशिन का यिन बॉडी वापस बन गया और वो फिर से जन्म ले चुकी थी राख से उठकर। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई खतरनाक चमक थी। हाई लॉलन दोबारा अटैक करने वाली थी, लेकिन उससे पहले यिंग वांगशिन सीधा पाथ ऑफ एक्सेशन से कूद गई। यिंग वांगशिन कहती है हाई लॉलन अगली बार तुम्हें कुचल डालूंगी। वो सीधा पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से थर्ड फ्लोर पर उतर गई और उतरते ही ऑर्डिनरी एबिस की स्पीड लगभग रुक गई और थोड़ी मतलब पीछे भी हटने लग गई। एक हाफ रैंक लाइन यहाँ पे कम हो चुका था ना, इसलिए स्पीड कम हो गई थी। इसलिए ऑर्डिनरी का स्टैंडर्ड भी नीचे गिर गया था। फ़ेरिज़ी भी तुरंत ही उसके पास आई। फ़ेरिज़ी भी कहती है मास्टर आप नीचे क्यों आ गए?
मतलब आप नीचे क्यों आ गई? मिशन का क्या हुआ? यंग वांगशिन ने उसे देखा, उसकी आँखों में थोड़ी बहुत मतलब एक टाइप की द दया टाइप की थी, तो उसने बोला ठीक है, मैं मिशन कंप्लीट नहीं कर सकती वैसे तो। उस वक़्त उसके अंदर फ्रीडम गो और रिस्पॉन्सिबिलिटी गो दोनों कंप्लीट हो चुके थे। मरने के एक्सपीरियंस ने फ्रीडम गो को फाइनल पुश दे दिया था और अब फ्रीडम गो उसके पास था। इसलिए स्पेक्टर सोल का रिस्ट्रिक्शन और हेवन का कुछ भी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर काम नहीं करेगा। यिंग वांगशन सोचने लग गई। यिंग वांगशन कहती है मुझे स्पेक्टर सोल से बचने का रास्ता ढूँढना होगा। फिर उसने फ्रीडम गो फेरिस जीवी पर यूज़ करा और तुरंत ही स्पेक्टर सोल के सारे कंट्रोल मेथड यहाँ पे टूट गए। फेरिस जीवी को पहली बार अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल मिला। वो शॉक, पैनिक और डर सब एक साथ फील करा। लेकिन तुरंत ही यिंग वांगशन ने माइंड में मैसेज भेजा। यिंग वांगशन कहते हैं नॉर्मल एक्ट करो, ऐसे मत दिखाना कि तुम कंट्रोल से बाहर हो, वरना बाहर निकलते ही हम सब मर जाएंगे। फेरिस जीवी ने तुरंत ही खुद को संभाला, किसी को कुछ भी नोटिस नहीं करने दिया, लेकिन उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे क्योंकि अब उसे याद आ रहा था कितना भयानक था किसी और के कंट्रोल में रहना, सब देखना, सब महसूस करना, लेकिन खुद कुछ ना कर पाना। फ़ेरिज़ीवी ने माइंड में एकदम कुछ लिंक से पूछा। फ़ेरिज़ीवी कहती है, "तुमने मुझे आज़ाद क्यों करा है, यिंग वांगशिन?" यिंग वांगशिन हँसी और कहा, "क्योंकि हम दोनों एक ही बोट में सवार हैं।" फ़ेरिज़ीवी कहती है, "मैं हेवनली कोर्ट लौट सकती हूँ?" यिंग वांगशिन ज़ोर से हँसी और कहा, "सच में? तुम्हें लगता है कोई तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? तुमने हेवनली कोर्ट को बहुत धोखा दिया। तुम स्पेक्टर सोल के कंट्रोल में थी। अगर मैं कहूँ कि फ्रीडम गो ने तुम्हें आज़ाद किया है, क्या कोई रिस्क लेगा? क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि स्पेक्टर सोल ने तुम पर कोई हिडन मेथड नहीं छोड़ा होगा, या लोग इस बात पर बिलीव करेंगे?" फ़ेरिज़ी भी चुप हो गई क्योंकि जवाब साफ था, नहीं, कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। उसकी ज़िंदगी स्पेक्टर सोल से जुड़ चुकी थी। ये सच में उसके दिल को तोड़ चुका था, लेकिन उसने बाहर से कुछ नहीं दिखाया। यिंग वांगशन उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते थे। यिंग वांगशन कहते हैं, "ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम स्पेक्टर सोल से नहीं बच सकते, लेकिन कम से कम आज़ाद तो हैं।" उसने उसे तसल्ली दी। नई यिंग वांगशिन पुराने से बिल्कुल अलग थी। वो लाइफ से एकदम प्यार करती थी, हर पल से, हर साँस से, जबकि स्पेक्टर सोल सिर्फ़ किलिंग से प्यार करता था। दोनों बिल्कुल अपोज़िट थे। यिंग वांगशन मुस्कुराए और कहा, एक दिन मैं स्पेक्टर सोल को क्रॉस करूँगी, उसकी जगह लूँगी, बस उस दिन का इंतज़ार करो।" फ़ेरिज़ीवी ने गहरी साँस ली और कहा, "सोचना नहीं चाहिए, मेरी जान एक दिन स्पेक्टर सोल डीमन वेनेबल के रिइन्कार्नेशन से बचेगी।" मतलब फ़ेरिज़ीवी अपने मन में कहती है, सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब हो गया है कि मतलब मेरी जान किसी स्पेक्टर सोल के क्लोन ने बचाई है, यानी तुमने बचाई है। ये सच में बड़ी आयरनी थी। उसका सेवियर भी वही था और उसका मतलब बचाने वाला कैप्टर भी वही था। जो उसको कैप्चर करा था स्पेक्टर सोल भी वही था, और जो उसका सेवियर है उसकी सो मतलब उसकी स्प्लिट सोल है, तो ऑफ कोर्स वो भी वही है। तो दोनों पर्सन एक ही थे। बस अब अलग हो चुके हैं क्योंकि अब एक के पास अपनी फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आ चुका है। एक अपनी अलग अलग ही ज़िंदगी आ चुकी है। अब आगे देखते हैं। अचानक यिंग वांगशिन को अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ। यिंग वांगशिन कहती है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचानक रिएक्ट क्यों कर रहा है? उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकाला। वो 8 पॉइंट स्टार जैसा था और 7 पॉइंट काले थे। सिर्फ 1 पॉइंट चमकदार सफ़ेद था। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि सफ़ेद पॉइंट हमेशा फ़ेरिज़ीवी की तरफ इशारा कर रहा था। अगर सफ़ेद पॉइंट नॉर्थ में हो और वो घूम जाए, तो नॉर्थ वाला पॉइंट काला हो जाता और साउथ वाला सफ़ेद। यिंग वांगशिन यहाँ पे समझ गई। यिंग वांगशिन कहती है, लगता है फ़ेरिज़ीवी और मेरी ज़िंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। यानी यहाँ पे फ़ेरिज़ीवी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ़ेरिज़ीवी जिस भी डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन का स्टार यहाँ पे चमकेगा और बाकी सारे काले रहे हैं, मतलब काले रहेंगे। फ़ेरिज़ीवी कहती है, इसका मतलब क्या है? यिंग वांगशिन कहते हैं, हैं? फ़ेरिज़ीवी कहती है, हैं? फ़ेरिज़ीवी कहती है, तुम्हें मेरी बात मतलब तुम सुन सकती हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यिंग वांगशिन हैरान हो गई। यिंग वांगशिन कहते हैं, एक काम करो, कुछ सोचो, लेकिन मुझे भेजने का इंटेंशन मत रखना। मतलब बस अपने मन में सोचो जो तुम मेरे से बोलना चाहती हो। फ़ेरिज़ीवी को अजीब लगा कि मतलब ये क्या हुआ? लेकिन उसने कोशिश करा। फ़ेरिज़ीवी अपने मन में सोचती है, इससे क्या हो गया? कहीं स्पेक्टर सोल फिर से कंट्रोल तो नहीं ले रहा है? और यिंग वांगशिन कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यिंग वांगशिन आगे कहती है कि और नहीं, स्पेक्टर सोल कंट्रोल भी नहीं ले रहा है। फ़ेरिज़ीवी का चेहरा बदल गया। फ़ेरिज़ीवी कहते हैं, क्या? 1 मिनट, मैंने तो जानबूझकर अपने थॉट्स हाइड करे थे। मैंने तो मुँह से भी कुछ नहीं बोला था, अपने मन में ही सोचा था। तुम्हें मतलब तुमने कैसे सुन लिया मेरी सोच को? जो मैंने बोला कि मतलब स्पेक्टर सोल कंट्रोल तो नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ, तो तुमने कैसे सुन लिया? क्या ये कोई नया स्पाइंग मेथड है? विज़डम पाथ एक्सपर्ट होने के नाते फ़ेरिज़ीवी को अपनी सोच छुपाने पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब उसे डर लगने लग गया। वो अभी भी एक कैद से निकली थी। नेचुरली वो यिंग वांगशिन पर पूरा ट्रस्ट नहीं करती थी। यिंग वांगशिन कहते, रिलैक्स, तुम भी मेरे थॉट्स सुन सकती हो। कम्युनिकेशन दोनों तरफ ही चल रहा है। एक टेस्ट करते हैं। तुम सोचते रहो, ठीक है? उसके बाद अचानक कोई जवाब नहीं आया। फ़ेरिज़ीवी घबरा गई। फ़ेरिज़ीवी सोची, क्या उसने कोई मेथड ढूँढ लिया? वो मेरी बातें सुन सकता है, लेकिन मैं उसकी नहीं?
अब मुझे अपने दिमाग के अंदर के लफ्ज़ों से भी सावधान रहना पड़ेगा क्या? वो लगभग एकदम मेंटल ब्रेकडाउन के करीब पहुँच गई थी, तब एक आवाज़ आई। मतलब मुँह से आवाज़ नहीं आई, बस दिमाग ही दिमाग में आवाज़ आई, "हेलो, सुन रही हो ना तुम?" ये सुनकर फ़ेरिज़ी भी टेंस हो गई। यिंग वांगशन इसकी सोच सुन सकती थी। यिंग वांगशन कहती है, "टेंशन मत लो, लगभग रेपिटेशन गू का एक फ़ंक्शन कम्युनिकेशन है, लेकिन सिर्फ़ जब जब वो एक्टिव हो। अगर मैं उसे यूज़ ना करूँ, तो कनेक्शन भी नहीं रहेगा।" फ़ेरिज़ी ने धीरे से सर हिलाया। यिंग वांगशन ने साँस छोड़ी और कहा, "अच्छा, मुझे पता है तुम अभी भी मुझ पर शक करती हो फ़ेरिज़ी, और मैं तुम पे ब्लेम नहीं करती, लेकिन तुम मेरे अंदर की आवाज़ भी तो सुन सकती हो। यहाँ ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ़ मैं तुम्हारा सुन सकती हूँ, तुम भी मेरा सुन सकती हो। और रही बात कि स्पेक्टर सोल हमारा कुछ सुन लेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो रेपुटेशन गू है ना, इसने एक फ़ंक्शन लगा रखा है म्यूट अनम्यूट का। मैंने अभी अनम्यूट कर मतलब सॉरी म्यूट कर रखा है, तो स्पेक्टर सोल कुछ सुन नहीं सकता, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है।" और ये सच था। फ़ेरिज़ी भी उसकी मतलब फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकती थी, उसकी चिंता भी महसूस कर सकती थी अपने यंग वांगशन के, लेकिन साथ ही वो उसका ज़िंदगी के लिए एक नया प्यार भी महसूस कर सकती थी। ये स्पेक्टर सोल से बिल्कुल अलग था। अगर यंग वांगशन अभी स्पेक्टर सोल होती, तो उसकी मतलब एक तरीके से ब्लड लस्ट या छुप नहीं सकती थी, मतलब किसी को मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट, ये सब नहीं। यंग वांगशन मुस्कुराई। यंग वांगशन कहती है, "अब थोड़ा भरोसा हुआ?" फ़ेरिज़ी ने संभल कर सर हिलाया। अब जब रियलिटी एक्सेप्ट हो चुकी थी, फ़ेरिज़ी के दिमाग में नए थॉट्स आए। फ़ेरिज़ी कहती है, "मैं इसे क्या बुलाऊँ? मास्टर, यंग मास्टर, मिस्ट्रेस?" तो यिंग वांगशन बीच में बोल पड़ी। बोला कि, "मेरे को मेरे नाम से बुलाओ ना, ग्वांगशन ही बुला लो मुझे।" फ़ेरिज़ी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, "ठीक है, अब तुम मुझे फ़ेरिज़ी की जगह ज़ीवी बुला सकती हो।" यिंग वांगशन ने मुस्कुरा दिया और कहा, "ठीक है ज़ीवी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।" ज़ीवी भी हल्की-सी मुस्कुराई, और दोनों ने भी मतलब ये बोला कि, "तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा ग्वांगशन।" और दोनों ने अपना हाय हेलो कर दिया, और माहौल ठीक हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे यिंग वांगशन के साथ लंबी फाइट के बाद हाई लॉन काफ़ी थक चुकी थी। हाई लॉन कहती है, "ठीक है, शिट! ये फाइट मेरी सोच से भी ज़्यादा एनर्जी खा गई। मुझे जल्दी करना होगा।" उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसने सामने देखा ज़ान बुडू और फेंग जीजी दोनों टॉप से सिर्फ़ 10 स्टेप दूर थे, और फाइट के दौरान ज़ान बुडू ने सिर्फ़ एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मतलब सिर्फ़ एक बार क्या, मतलब एक बार भी नहीं देखा था। बस वो छोटे-छोटे ब्रेक्स लेकर आगे बढ़ता गया। वो फिनिश लाइन के बहुत करीब था। फेंग जुजे भी उसके पीछे था। सिर्फ करीबन 5 स्टेप का फ़र्क था, और हाई लॉन लगभग करीबन 40 स्टेप पीछे थे। हाई लॉन कहते हैं, "डैम इट! मैं तो 40 कदम पीछे हूँ।" और सबसे आगे यहाँ पे ज़ान बुडू है। ज़ान बुडू के 5 कदम पीछे अपना फेंग जुजे है। क्या करें? उसने एकदम दहाड़ लगाए और बिना रुके दौड़ पड़ी। एफेडगू उसकी हेल्प कर रहा था। प्रेशर हल्का हो रहा था, लेकिन जब वो फेंग जुजे के 10 कदम दूर रह गई, प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया। हाई लॉन कहती है, "क्या है ये? ये क्या है?" उसका चेहरा लाल हो गया। उसने एफेडगू की तरफ देखा। शुरू में एफेडगू एक चमकता हुआ लाल डायमंड था, मजबूत, तेज, लेकिन अब उसकी रोशनी धीमी पड़ चुकी थी। डायमंड भी एकदम फीका-सा लग रहा था। हाई लॉरेंस समझ गई। हाई लॉरेंस कहती है, "क्या मैंने अपनी पुराने एफर्ट पूरी यूज़ कर लिए हैं? क्या मेरे पूरे एफर्ट यहाँ पे खत्म हो गए जो मैंने पुराने टाइम पे लगाए थे?" जवाब था, "हाँ, एफर्ट हमेशा काफ़ी नहीं होते। लाइफ की एक कड़वी सच्चाई है एक तरीके से। सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता है। पोटेंशियल, विल पावर, इंटेलिजेंस, टैलेंट, डिटर्मिनेशन, बहुत कुछ चाहिए होता है सब कुछ पाने के लिए। एफर्ट अकेले इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता।" तब ऊपर से फेंग जीजे की आवाज़ आई। वो एकदम भाई चढ़ना बंद कर चुका था और हाई लॉन की तरफ देख रहा था। फेंग जीजे कहता है, "लोग कहते हैं फेंग युआन यहाँ तक वेनेबल की ब्लेसिंग से पहुंचा है। मैं कहता हूँ सब अंधे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फेंग युआन को वेनेबल की ब्लेसिंग मिली थी। उसने फेंग युआन ने अपना रास्ता खुद बनाया था। अपने हाथों से अपना रास्ता बनाया था। अगर एफेडगू उसके पास होता तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया देख पाता, मतलब पूरी दुनिया में दिखाई देती।" ये शब्द हाई लॉन ने दाव हार्ट को हिला दिया, मतलब हाई लॉन के दाव हार्ट को हिला दिया। उसने फेंग युआन को याद करा। एक मॉर्टल होते हुए 88 रंग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया फेंग युआन ने। रैंक 7 होते हुए भी रैंक 8 से लड़ गया था। फेडगू को खत्म कर दिया था। 11वां वेनेबल बना था। ये सब इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन मतलब उसने कर दिखाया था। तब हाई लॉरेन को एक बात समझ आई। हाई लॉरेन कहती है, "फेंग युआन के पास हेवन डिफाइनिंग टैलेंट नहीं था, उसके पास हेवन डिफाइनिंग हार्ट था।" सब मना करते रहे, लेकिन वो कभी नहीं रुका, और तब उसने अपनी गलती समझ आई। वो फेंग युआन की एफर्ट को मेज़र करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो कोई नंबर कोई नंबर में हो, लेकिन असल चीज़ एफर्ट नहीं थी। असल चीज़ थी डिज़ायर, उसका ड्राइव, उसका ऑब्सेशन। फेंग युआन इंटरनल लाइफ़ चाहता था, और उस मैटर पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता फेंग युआन। हाई लॉरेन समझ गई, दूसरों की एफर्ट मैच करने का कोई मतलब नहीं, मुझे उसकी डिज़ायर मैच करनी होगी। उसके दिल से एकदम ज़ोर से धड़कने की आवाज़ आई, और हाई लॉन कहती है, "मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेहनत करती हूँ।" और उसके अंदर एक नई आग जल उठी इसी बात पर।
वो एक स्टेप आगे बढ़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रेशर बढ़ता गया लेकिन वो रुकी नहीं। वो फेंग जीजे के पास पहुँच गई और आगे निकलते हुए बोली, "थैंक यू।" फेंग जीजे बस मुस्कुरा दिया। उसने जानबूझकर ये सब कहा था ताकि हाई लॉन के आगे की मतलब आगे अंदर जाने की आग भड़क सके, वो भी आगे बढ़ सके। फेंग जीजे धीरे से मुस्कुराया। फेंग जीजे कहता है, "मेरा स्टार कंस्टेलेशन के साथ डील पूरा हो गया।" हाई लॉन अब फेंग युआन के एफर्ट से एकदम भाई कम्पीट नहीं कर रही थी, वो उसकी डिज़ायर को चैलेंज कर रही थी। ज़ान बूडू करीबन 97 स्टेप पर पहुँच गया था। हाई लॉलन यहाँ पे 95 पर थी। ज़ान बूडू 98 पर आया, हाई लॉलन 97 पर आई, ज़ान बूडू 99 पर आया, हाई लॉन भी 99 पर आई। अब दोनों यहाँ पे भाई अब दोनों के कंधे एकदम कंधे मिलाकर खड़े थे। ज़ान बूडू ने पहली बार पीछे देखा लेकिन उसने हाई लॉन को मतलब हाई लॉन की पीठ देखी क्योंकि वो उससे आगे निकल चुकी थी और करीबन 100वें स्टेप पर हाई लॉन फाइनली यहाँ पे कदम रख चुकी थी और हाई लॉन 100वें कदम रखते हुए कहती है, "फेंग युआन, तुम हार चुके हो।" उसके हाथ में फाइनल प्राइज़ था, रेकलेस सेवस डीमन वेनेबल का असली रिवॉर्ड, एक छोटा-सा बीड, इमॉर्टल एसेंस से भी छोटा बीड था। लेकिन उसने अजीब मतलब उस बीड के अंदर एक अजीब-सी मिस्ट्री थी। वो हल्का भी था, वो भारी भी था, सफ़ेद भी था, काला भी था, कुछ भी नहीं था और सब कुछ भी था। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। वेस्टर्न डेज़र्ट में बैठे वेनेबल तुरंत ही समझ गए, ये chaos से रिलेटेड था, लेकिन नॉर्मल chaos नहीं था। स्टार कंस्टेलेशन हैरान थी, वो कहती है ये chaos है, लेकिन पूरा chaos नहीं है। बाकी सब भी कन्फ्यूज़ थे, सिर्फ़ स्पेक्टर सोल को नाम पता चला। हेवेंसविल ने बताया, "ये ऑर्डर है।" स्पेक्टर सोल की आँखें सिकुड़ गई। स्पेक्टर सोल कहता है, "ऑर्डर? अगर chaos का अपोज़िट हो, तो ऑर्डर होगा। chaos का अपोज़िट ऑर्डर था, तो इसका इफ़ेक्ट भी उल्टा होना चाहिए। लेकिन chaos डिस्ट्रॉय भी करता है और क्रिएट भी करता है, तो ऑर्डर क्या करेगा?" जवाब जल्दी नहीं मिला। जवाब जल्दी ही मिल गया, उल्टा कह दिया मैंने। जवाब जल्दी ही मिल गया। हाई लवला ने स्ट्रॉन्गो निकाला, लेजेंडरी स्ट्रॉन्गो, रैंक 7 ऑरा, लेकिन लेजेंड्स ऑफ रेंज़ो की गू सब सोच ही रहे थे। तभी उसने ऑर्डर का बीड स्ट्रॉन्ग गू पर गिरा दिया और ऑर्डर यहाँ पे फैल गया और स्ट्रॉन्ग गू को एकदम कवर कर दिया और एकदम क्रंच, क्रैक आवाज़ आई, आवाज़ गूंजने लग गई। सिर्फ फेंग युआन समझ गया। फेंग युआन कहता है, "ये तो वही रिफाइनमेंट मेथड है। ये वही रिफाइनमेंट मेथड है। प्योर रिफाइनमेंट वाला टाइप का कुछ।" यंग वांगशन ने जो टच किया था, उसका सुपीरियर वर्ज़न। फेंग युआन की आँखें चमक गईं। फेंग युआन कहता अमेज़िंग! ये तो एक तरीके से कन्वेंशनल रिफाइनमेंट में दाओ मार्क एक तरीके से एक इंग्रीडिएंट से आते हैं। मतलब यहाँ पे कन्वेंशनल रिफाइनमेंट में दाओ मार्क इंग्रीडिएंट से आते हैं, लेकिन ऑर्डर खुद दाओ मार्क क्रिएट कर सकता है। यानी कहीं और के दाओ मार्क लाने से अच्छा है, ये मेथड जो था ना, ये क्या करता था, दाओ मार्क खुद से ही क्रिएट कर देता था। और अब इंग्रीडिएंट की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी बिना किसी इंग्रीडिएंट के तुम रिफ़ाइन कर सकते हो, बस दावमा की अरेंजमेंट चाहिए। यानी जो भी तुम्हारे पास दावमाक है, उनको इस पैटर्न में बनाओ कि वो वही चीज़ बन जाए जो चीज़ तुम्हें चाहिए। जैसे होता नहीं है, तुमने जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं और एटम्स होते हैं, तुम उन एलिमेंट और एटम्स को इस तरीके से सेट करो, इस चीज़ों से सेट करो कि जब तुम 2 चीज़ को मिक्स करो तब वो हवा बन जाए, जब एक चीज़ निकालो तो वो पानी बन जाए, एक चीज़ निकालो तो चीनी, नमक, दारू या कुछ ऐसा टाइप का बन जाए और जब कुछ एक चीज़ डालो तो पॉइज़न बन जाए, कुछ ऐसा बनाओ। कुछ भी एक एलिमेंट निकालो, सोने से मरकरी, मरकरी से कुछ म ये वो मतलब कुछ ना कुछ बन जाए। एलिमेंट के गेम चलेगा यहाँ पे। दाव-मग का अरेंजमेंट भी ऐसा ही कुछ था कि तुम्हारे पास दाव-मग हैं, उसी दाव-मग को तुम चेंज करके ऐसे हिस्सों में, ऐसे-ऐसे ऑर्डर में रखो, ऐसे-ऐसे ऑर्डर में रखो कि वो ऑर्डर मिलाकर कोई नया ही क्रिएशन बन जाए या जो क्रिएशन पहले से एक्ज़िस्ट करता है उसको ही बना दे। बस चीज़ों को चेंज कर दे। होता है ना, तुम समझ ही गए होगे मैं जो पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा रहा हूँ। पानी कैसे बनता है? हवा कैसे बनती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ें होती हैं ना, तो तुम इसी मतलब ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन एक दाव-मार्क है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक दाव-मार्क है। इनको इस अरेंज में रखो कि कब वो पानी बने, कब वो हवा बने, कब वो कोई मेटल बने, कब वो कोई सोना बने, कब वो कोई मरकरी बने, कब वो कोई लोहा बने, कोई स्टील बने, कोई मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट रखो। एक नई रिफाइनमेंट पाथ की ब्रांच यहाँ पे पैदा हो गई थी। पूरे वर्ल्ड की रिफाइनमेंट पाथ एडवांस हो गई थी और इसका मतलब था सारे वेरिएबल ने हेवनली दाव में बदलाव महसूस किया। रिफाइनमेंट पाथ अब आगे बढ़ चुका था और फेंग युआन का अंडरस्टैंडिंग अब वर्ल्ड लिमिट्स नहीं रहा था। मतलब फेंग युआन अब दाव लॉर्ड नहीं रहा। स्टार कंस्टेलेशन ने सबसे पहले इस चीज़ को समझ लिया और फेंग भाई यहाँ पे समझते ही स्टार कंस्टेलेशन चिल्ला उठी, जल्दी से फेंग युआन के ऊपर अटैक करो। अब वो दाव लॉर्ड नहीं रहा, यानी फेंग युआन अब रैंक 9 नहीं रहा। और भाई स्टार कंस्टेलेशन ने सबसे पहले ये बात कही थी, लेकिन उसने अटैक नहीं करा। असल में किसी ने भी अटैक नहीं करा। स्टार कंस्टेलेशन ने कहा, "फेंग युआन, अब तुम दाव लॉर्ड नहीं रहे।" स्टार कंस्टेलेशन कहती है, "अटैक करो।" फेंग युआन मुस्कुराकर खड़ा हो गया। फेंग युआन कहता है, "स्टार कंस्टेलेशन, तुम्हारी बातों में सिंसेरिटी की कमी है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अटैक करना है तो कर लो।" स्टार कंस्टेलेशन कहता है, "स्टार कंस्टेलेशन, तुम्हारी बातों में सिंसेरिटी की कमी है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अटैक करना है तो कर लो।"
सबको तुरंत ही समझ आ गया, मैरिड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन का मास्टर डिसाइड होने तक गेम खत्म नहीं होता। स्टार कंस्टेलेशन जायंट्स ने स्पेक्टर सोल को अलायंस ओथ तोड़ने पर मजबूर करना चाहती थी। स्टार कंस्टेलेशन ने सांस एकदम छोड़ी और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पहले डिसाइड हो चुका है। फेंग युआन, सरेंडर कर दो, हेवनली कोड की सेवा करो और अपने ये जो तुमने सिंस यानी जितने भी पाप करे हैं उनको चुकाओ। जायंट सन भी बोल पड़ा। जायंट सन कहता है, फेंग युआन, अगर तुम अपने सारी ट्रेजर्स दे दोगे और लॉन्गेविटी हेवन का सर्वेंट बन जाओ तो मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। उसके नजरिए से फेंग युआन के पास बचने का यही एक रास्ता था। अब वो दाव लौट नहीं रहा था और सामने 3 वेनेबल थे। फेंग युआन हंस पड़ा। फेंग युआन कहता है, हा हा हा, जीत और हार का फैसला वक्त करता है, तुम नहीं। तभी उसके पेट से जोर की एकदम भाई गुर्राने की आवाज आई, एकदम गड़गड़ाहट की आवाज आई, ग्रम्बल आवाज आई। स्टार कंस्टेलेशन फिर से हंसी। स्टार कंस्टेलेशन कहती है, पहले अपनी भूख को तो कंट्रोल कर लो फेंग युआन। फेंग युआन ने सर हिला दिया और कहा, अच्छा आइडिया है। उसने तुरंत ही पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल की प्राइमेसी को निकाला और सीधा खा डाला। और भूख पूरी तरह से यहाँ पे नहीं गई लेकिन काफी कम हो गई। फेंग युआन कहता है, अभी के लिए काफी है। बाकी तीनों वेनेबल के चेहरे बदल गए। यहाँ पे स्पेक्ट्रल सोल कहता है, तो उसने पैराडाइज अर्थ के प्राइमेसी मतलब जो प्राइमेसी था उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा था ताकि अब उसे खा ले वो। उसकी फोरसाइट वाकई डरावनी है। बाकी वेनेबल भी अब यहाँ पे चुप हो गए क्योंकि भाई स्टार कंस्टेलेशन ने बोला था ना कि अपनी भूख तो संभालो, लेकिन संभाल ली भाई अब उसने। लो संभल गई भूख, अब करो। पाथ ऑफ एक्सेशन के टॉप फ्लोर पर हाई लॉन अकेली खड़ी थी। ऑर्डर अभी भी गू मतलब ऑर्डर जो था ना, ऑर्डर जो चीज थी वो अभी अभी स्ट्रॉन्ग गू को डिफाइन कर रही थी। स्ट्रॉन्ग गू रैंक 8 से बढ़कर मतलब बढ़ चुका था, रैंक 8 से भी बढ़ चुका था। अब वो रैंक 9 की तरफ जा रहा था और इसी वक्त जान बुडू 100वें फ्लोर पर पहुंच गया था। उसने गहरी सांस ली। जान बुडू कहता है, हाई लाउलान, तुम्हारे साथ वाकई बहुत मतलब एक तरीके से वो हुआ है, अन्याय कहते हैं ना, हाँ, अन्याय हुआ है। असल में वो एक सेकंड पहले ही मतलब 100 फ्लोर पर आ सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर 99 फ्लोर पर रुक कर रेस्ट किया था ताकि हाई लॉरेन खुद ही 100 पे चली जाए। और कहीं कोई ट्रैप ना हो, बस इस चीज़ को देखने के लिए। उसके शरीर पर पहले ही इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन का लाल कैप था। वो पूरी तरह से तैयार था। हाई लॉलन मुड़कर उसकी तरफ देखी। उसने सुप्रीम किंग टोटम एक्टिवेट कर दिया हाई लॉलन ने, और दोनों रेकलेस सवेज के इनहेटर्स आमने-सामने थे। स्ट्रॉन्ग बू को अब हाई लॉलन की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ऑर्डर खुद मिसिंग दामाग बना रहा था। हाई लॉलन की आंखों में एक खतरनाक चमक उठी। हाई लॉलन कहती है, मैं इस दिन का बहुत इंतज़ार कर रही थी फाइट के लिए। आज मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल डालूँगी, ज़ान बूडो। मतलब फेंगयुआन कहेगी ऑफ कोर्स वो, लेकिन कोई नहीं। और फिर से वो ऊपर उठेगी। आखिर वो एक वर्दी अपोनेंट मिला था उसको। हमारी बैटल एक लेजेंड बनेगी। और धाड़म आवाज आई। जान बूडू का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ चुका था। बात पूरी भी नहीं हुई थी, हाई लोल ने हवा में उछल गई। 7 मीटर दूर जाके मतलब एकदम घिसटती हुई गिरी। बैलेंस बनाने ही वाली थी, धड़ाम आवाज आई। दूसरा अपर कट पड़ा और करीबन 10 मीटर हवा में बंदी। फिर उसने पहले की तरह अपने आप को संभाल पाती, लेकिन उससे पहले जान बूडू पीछे से एकदम टेलीपोर्ट हुआ और एकदम उसी मतलब उसी पॉइंट पर, उसी ब्लैंक पॉइंट पर लाइटनिंग फास्ट तरीके से फिर बूम आवाज आई। एक मारा, पैर खिंचा के दोबारा ज़मीन में घुसा दिया। ये फाइट बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। वो नहीं वो सीन नहीं था। अरे हंटर एक्स हंटर में तुमने देखा होगा। हंटर एक्स हंटर में जब एकदम गॉन अपनी पूरी की पूरी ताकत को यूज़ कर लेता है और सामने वो पिकोलो, क्या नाम था उसका, वो खतरनाक बिल्ली जैसी लड़की थी जो गॉन से लड़ने आती है, और गॉन का मूड खराब हो जाता है। गॉन अपने बड़े वाले शरीर में मतलब शरीर में आ जाता है, बड़े वाले अवतार में। और जब गॉन उसको मारता है, एक लात मारता है, सीधा उछाल देता है हवा में, फिर ऊपर जाके फिर लात मारता है, ज़मीन में घुसा देता है। ऐसे ही टाइप का सीन था भाई, सेम ऐसे ही टाइप का। धूल का एक बड़ा सा एकदम बादल सा उड़ गया। अगले ही पल वो धूल से रॉकेट की तरह निकली। इमॉर्टल टोटेम सेकंड फॉर्म बियाओ 3, इमॉर्टल टोटेम थर्ड फॉर्म क्लॉ, और भाई 3 जोड़ी पंखे एक साथ एकदम निकले। मतलब 3 जोड़ी हैं, मान के चलो 6 टोटल पंख होंगे। जान बूडू की तरह एकदम भाई स्पीड में बढ़ गई वो आगे। उसके क्लॉस टारगेट के हिसाब से दामाग बदल सकते थे। उसने खतरनाक वार करा लेकिन खाली हवा में। जान बूडू वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था। हाईलॉन उसकी तरफ देखती है, उसने गर्दन एकदम भाई चटकाई। इमॉर्टल टोटम सेकंड फॉर्म बियाओ 1 और 2 जोड़ी विंग्स वापस गायब हो गए। वो उन्हें अभी मतलब एक तरीके से ना ज़्यादा विंग्स को वो एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाते थे ना, इसलिए अभी उसने विंग्स को कम कर दिया था। इसलिए अभी वो 4 विंग्स के कंट्रोल में आगे बढ़ रही थी। दोनों हवा में एक दूसरे से सामने खड़े थे और फाइट कर रहे थे। दोनों एक साथ दोबारा आमने-सामने, फिर से आवाज़ आई बूम,
और ये जो टकराव था पूरा मैरिड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन हिल गया। लेकिन ये बस शुरुआत थी। पंच किक पंच किक पंच किक लगातार एक्सचेंज हो रहे थे। तब जान बुडो ने मूव एक्टिवेट करा, इमॉर्टल किलर मूव, मैरिड सेल्फ। हर तरफ क्लोन्स ही क्लोन्स भर गए। हाई लॉलन हंसी और कहा, फिर से वही सेम ट्रिक, मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगी। लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस करा, सारे क्लोन्स लाल केप पहने हुए थे। हाई लॉलन का चेहरा बदल गया। उसने कहा, रुको, नहीं 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 नहीं। और भाई, उसने जो मन में अपने सोचा था वो सच निकल गया। हर क्लोन इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटीज यूज कर रहा था। कोई लाइटनिंग चला रहा था, कोई टेलीपोर्ट कर रहा था, कोई बेट बन रहा था। हाई लॉलन चारों तरफ से अटैक हो रही थी। हाई लॉलन कहती है, कौन सा असली है, कौन सा फेक है। वो फ्रस्ट्रेट होने लग गए। फिर एक आइडिया आया। वो कहते हैं, रुको, ये ये क्लोज कॉम्बैक्ट वाले क्लोन्स लाइटनिंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। उसने एक क्लोन पर अपने दांव लगा दिया और ऑब्जर्व करने लग गई। जल्दी उसे समझ आ गया। हाई लॉन कहते हैं, चिकी बास्टर्ड, ये सब इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन यूज ही नहीं कर रहे हैं। हर क्लोन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक ही यूज कर सकता था, यानी 3 ट्रांसफॉर्मेशंस में एक ही यूज कर सकता था। उस और उसने टेस्ट करने का फैसला करा था। इमॉर्टल टोटेम फोर्थ फॉर्म, बियाओ रोर, और उसकी रोर आर्मर के 2 भाई एकदम हेड निकले आर्मर से और एकदम चिल्लाने लग गए और आवाज मारी धाड़ एकदम रोर करने की। साउंड वेव इतनी पावरफुल थी कि फिजिकल फॉर्म ले चुकी थी। कई क्लोन तुरंत यहाँ पे मर गए। एक क्लोन ने साउंड वेव को खा लिया लेकिन फट गया। हाइलोन हंस पड़ी। हाइलोन कहती है, अब देखा। उसने फिर से रोर करा। धीरे धीरे सारे क्लोन्स यहाँ पे सफा चट हो गए और आखिर में सिर्फ जान बुडू बचा और असली वाला था ये। जान बुडू मुस्कुरा दिया। जान बुडू कहता है, मान गया, तुम बहुत ही इंप्रूव हुई हो। लेकिन उसी वक्त हाइलोन का चेहरा बदल गया। स्ट्रॉन्ग गो की रिफाइनमेंट रुक गई थी। हाइलोन कहती है, कुछ मिसिंग है, लेकिन क्या। वो वो एकदम ना निराश हो गई। तब जान बुडू जोर से हंस पड़ा। जान बुडू कहता है, हा 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 हा, हाई लौलान, मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था इतने टाइम से। उसने टेलीपोर्ट करके स्ट्रॉन्गू के पास जाकर एक छोटा सा सफेद बीटल निकाला। ऑरा रैंक 8 का था इस बीटल का। वीक गू था ये। जान बुडू एकदम कहता है, हाँ, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रैंक 9 स्ट्रॉन्ग गू को रिफाइन करने के लिए रैंक 8 का वीक गू भी चाहिए होता है। और जो तुम्हारी रिफाइनमेंट थी कंप्लीट तो हुई है, लेकिन एक गू तुम्हारा नहीं हुआ। ये सुनकर हाई लौलान, अब भाई मतलब हाई लौलान ही नहीं, सारे के सारे वेनेबल्स भी हिल गए। उसने वीक गू को स्ट्रॉन्ग गू में डाल दिया। रिफाइनमेंट तुरंत ही स्टेबल हो गई। सबकी नजर फेंगयुआन पे आ गई। फेंगयुआन बस मुस्कुरा रहा था। फेंगयुआन कहता है, हा हा हा। हाई लौलान और ज्यादा एकदम स्ट्रिक हो गई, एकदम खतरनाक हो गई, एकदम अटैक करने लगे, एकदम सतर्क हो गई। हाइलॉन कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो इसे रिफाइन करने में। जान बुडू हंस पड़ा। जान बुडू कहता है, किसने कहा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसे रिफाइन करने में। माना मैंने रिफाइनमेंट को स्टेबल कर दिया है, सही कर दिया है। हाई लॉन का स्टांस और डिफेंसिव हो गया। हाई लॉन कहती है, तुम क्या प्लान कर रहे हो। जान बुडू ने सीधा जवाब नहीं दिया। जान बुडू कहता है, तुम वीक गू का इफेक्ट जानती हो। हाई लॉन चुप रही। जान बुडू ने कुछ जवाब नहीं दिया। जान बुडू कहता है, अकेले वीक गू कुछ नहीं करती, वो वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के सामने वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। हाई लॉन की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। यहाँ पे जान बुडू एकदम चिल्लाते हुए कहता है, लेजेंड्स ऑफ रेंजू याद है, वीक गू ने रेंजू को अपनी मदद के लिए मना लिया था। हाई लॉन ने धीरे से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। जान बुडू मुस्कुरा दिया। जान बुडू कहता है, वीक गू स्ट्रॉन्ग को मैनिपुलेट कर सकती है। हाई लॉन का चेहरा बदल गया। हाई लॉन कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं 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 नहीं। उसके मुंह से बस नहीं नहीं निकलता रह गया। जान बुडू ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो बताओ, अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग गू मेरी वीक गू को खा जाए तो क्या होगा। और उसी पल बूम आवाज आई। रैंक 9 और फूट निकला। स्ट्रॉन्ग गू की रिफाइनमेंट कंप्लीट हो गई और स्ट्रॉन्ग गू सीधा हाई लॉन की तरफ नहीं, जान बुडू की तरफ आ गया। हाई लॉलन का दिल एकदम हिल गया। जान बुडू धीरे से मुस्कुरा दिया। जान बुडू कहता है, तुम हार चुकी हो हाई लौलान। और इसी के साथ यहाँ पे जान बुडू ने एक गू भी चुरा दिया, रिफाइन भी कर लिया और रैंक 9 का भी बनवा लिया। और इसी के साथ पूरा ऑफिशियली गेम जीत चुका था अपना जान बुडू यानी फेंगयुआन। लेकिन अभी भी फेंगयुआन भाई रैंक 8 पे पहुंच चुका है, रैंक 8 के पीक पर। वो अभी रैंक 9 नहीं है, दाओ लॉर्ड नहीं है। इसी के साथ एपिसोड को करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।